सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएसई रैंकर्स। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरे में पढ़े कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। जो बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं, और एक हमने बहुत अच्छी प्रॉब्लम देखी जिसमें क्या था, नंबर एंड डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा था। वो भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग, मतलब उसमें आपकी थिंकिंग, अप्रोच और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि आपको मैथ्स एक्चुअली में कितनी समझ में आती है, उसका एप्लीकेशन होगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहली प्रॉब्लम है हमारी कैसी, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम। ये सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आईसीएसई की, और इस साल बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये एमसीक्यूज में भी आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है। तो नाउ अब हम थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान देंगे और देखेंगे उसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। सो नाउ अब हम मानते हैं जैसे ये एक क्लास है और इसमें बच्चे बैठे हैं। जैसे इधर बैठा है राम, इधर बैठा है श्याम, इधर बैठी है सीता और इधर बैठे हैं घनश्याम। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट है क्लास का। तो जो हॉरिजॉन्टली बच्चे बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रो। जो भी हॉरिजॉन्टल लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अब नाउ जो वर्टिकल लेयर होती है उसे हम कहते हैं कॉलम। ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम है वो इन्हीं दोनों में कंफ्यूज करता है कि रो कॉलम, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइंड क्लियर रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती है उसे हम कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलम। अब देखिए, मानते हैं हम लोग कि इस रो में एक्स रोज हैं और इधर कॉलम्स कितने हैं, वाई। तो इसके अंदर बच्चे कितने बैठे होंगे, इफ रोज आर इक्वल टू एक्स and the columns are equal to y, then number of students sitting will be equal to xy। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के एप्लीकेशन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कितने बच्चे बैठे हैं। अब एक तरीके से और बच्चा समझ नहीं पाता है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है। उसमें ये बताता है कि रोज तो है x, लेकिन जितने बच्चे बैठे हैं वो है y। तो अब बच्चे बैठेंगे कहाँ, बच्चे उतने ही बैठेंगे जितने कॉलम होंगे। जैसे रो नंबर 1 है तो उसमें बैठे हैं 4 बच्चे, तो कितने बच्चे बैठ सकते हैं एक्चुअली में, 4 ही तो बैठ सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 4 कॉलम है। तो रो नंबर 1 में कितने बच्चे बैठेंगे, 4 बच्चे बैठेंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन सिटिंग इन अ रो आर इक्वल। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ रो। जैसे हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 बच्चे बैठे हैं, 4 चिल्ड्रन बैठे हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे कितने कॉलम है, कॉलम भी 4 है। इसका मतलब हमने जो ये लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए आपको ये 2 चीजें तो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि रोज इतनी है, कॉलम इतने हैं, तो कितने बच्चे बैठेंगे, और अगर बच्चे बैठे हैं तो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी पूरी तरह इसी पे बेस्ड है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए ये 2003 में आईसीएसई ने पूछा भी है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हाई ऑर्डर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस है, और ये बोर्ड्स में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यू में भी आने की बहुत चांसेस हैं। सो अब क्वेश्चन इसमें अच्छे से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। रोज के बारे में पूछ रहा है, कॉलम्स के बारे में, या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सीटेड मतलब बैठे हैं। नाउ चलो शुरू करते हैं। In an auditorium, seats are arranged in rows and columns. Okay. The number of rows was equal to the number of seats in each row. When the number of rows was doubled,
number of rows was doubled and the number of seats in each row was reduced by 10. The total number of seats increased by 300. मुझे नहीं लगता अभी आपको समझ में आया, तो चलिए एक और बार पढ़ते हैं. In an auditorium, seats are arranged in order of row and columns. सीट तो हमेशा रो एंड कॉलम्स में ही अरेंज होती हैं ऐसे. इसमें कुछ नया नहीं है, हमें बताया गया है कि बच्चों का सीटिंग पैटर्न कैसा है. अब इसमें हमें दी गई है कंडीशन, द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो. अब हमें जैसी कंडीशन मिलती है हम तुरंत उसे सॉल्यूशन में लिख लेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही टीडियस और बहुत ही मुश्किल टास्क है. इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो कंडीशन दी जाएगी उसे लिख लिया करेंगे. जैसे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू number of seats in each row. अब हम इसको लेट करेंगे क्या, x लेट कर देते हैं. So now number of rows is equal to number of seats in each row and they both are equal to x. अब हमें पता चला कि अच्छा ये है, तो एक्चुअली में जो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो है वो एक्चुअली में है क्या चीज. अब देखिए यहां हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन अ रो. दैट मीन्स जो हमें ये चीज दी गई है कि कितनी सीट्स हैं या कितने बच्चे उन सीटों पे बैठेंगे, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ये केवल हमें ट्रिक करने के लिए दिया जा रहा था ऐसे. एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स. तो अब हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट होंगी, विल बी इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. जैसे हमने इधर किया था कि अगर रोज एक्स हैं कॉलम्स वाई हैं तो कितने टोटल रोज होंगे या कितने टोटल बच्चे बैठेंगे, एक्स वाई. वही हमने यहाँ किया, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें इक्वल थी इसलिए आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर. अब नाउ हमें एक दूसरी कंडीशन दी गई है, when the number of rows was doubled and the number of seats in each row was reduced by 10, the total number of seats increased by 300. ओके, तो अब देखा गया कि जो रोज है वो डबल की गई, इसका मतलब थोड़ा बहुत सीटिंग अरेंजमेंट तो चेंज हो गया है. तो अब हम इसमें लिखेंगे न्यू सीट अरेंजमेंट. नाउ न्यू सीट अरेंजमेंट में नंबर ऑफ रोज कितने हुई, 2x, जैसा हमें दिया गया था डबल्ड. अब इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई हैं. यहां पे दिया गया है कि नंबर ऑफ सीट्स वाज रिड्यूस्ड बाय 10. देखिए क्वेश्चन आपको हर एक चीज बताता जा रहा है कि सीट कितनी कम हुई, क्या कितना बढ़ा. नाउ थर्ड, अब देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स in auditorium is equal to 2x multiplied by x minus 10. कैसे हुआ, अब आपको ये समझना है कि ये कैसे आंसर आया है. मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब आप ये फिर से समझिए ये आंसर कैसे आया है. नाउ अब इसकी एक कंडीशन मिलेगी और अब हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x multiplied by x minus 10 is equal to x square plus 300. यहां दिया गया है was increased by 300, इसलिए x square plus 300 हो गया. अब नाउ इसको सॉल्व करेंगे, x square minus 20x minus 300 is equal to 0. x minus 30 multiplied by x plus 10 is equal to 0. So now x is equal to 30 comma minus 10. अब देखिए जो अरेंज होती हैं सीट्स वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमेशा पॉजिटिव. और इस क्वेश्चन में आंसर आ रहा है कितना, 30 आंसर आ रहा है. x मतलब नंबर ऑफ रोज, इट इज इक्वल टू 30. अब हम देखेंगे हमसे पूछा और क्या गया है.
नंबर ऑफ रोज इन द सीटिंग अरेंजमेंट, इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है 30। अब है नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बाद कितनी सीट्स हुई हैं, ये इधर लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 300। अब एक्स स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 300 इज इक्वल टू 900 प्लस 300 इज इक्वल टू 1200। So the answer is 1200 seats were there after the rearrangement in the auditorium. So एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक बार आप इसे फिर से अपने आप ट्राई कीजिएगा अपनी थिंकिंग लगा के। नाउ अब एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसी पे होगा और मैं कहूँगा ये शायद 2008 पे इसका एक क्वेश्चन आया था ICSE में। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कौन कितना किसी बड़ी चीज में कंट्रीब्यूट या देता है। जैसे आप एक पिकनिक पे गए जिसमें हर एक बच्चे पे जो पैसा आया आपको पता करना है, तो आप टोटल 20 लोग थे और पैसे कितने हुए टोटल 100, तो आपको देखना है एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन कितना था। तो आप क्या करेंगे 100 डिवाइड बाय 20, तो कितना आंसर आएगा 5। अब आपने देखा आपके जो 10 दोस्त थे उनको कोरोना हो गया, जैसे अभी चल रहा है कोरोना हो गया, तो किसी वजह से वो आ नहीं पाए, इसलिए 10 लोग हो गए। अब जब आपने देखा कि 20 लोग थे तो 5 रुपीज आ रहा था सब पे, लेकिन अब जब 10 लोग हो गए हैं तो कितना आएगा, अब 10 रुपीज आएगा। तो आपने देखा कि न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट है, न्यूमरेटर बदल तो रहा नहीं, कांस्टेंट है, लेकिन डिनोमिनेटर वेरिएबल है, बदल रहा है। और व्हेन द डिनोमिनेटर को लिख रहे हैं डिनोमिनेटर, जब ये ग्रेटर होता है, जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो आंसर कम आ रहा है, और जब डिनोमिनेटर स्मॉल होता है तो आंसर ज्यादा आता है। जैसे 20 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो जो 20 में डिवाइड हुआ तो आंसर कितना आया 5, लेकिन जब 10 से डिवाइड हुआ 100 तो आंसर आया 10। इसका मतलब जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा आपकी वैल्यू बड़ी आएगी। इसलिए देखिए अब 10 से मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्या 0.5, और 0.5 क्या होता है 100 अपॉन 1/2 लिख सकते हैं। नाउ 2 पर चला जाएगा सो 200, मतलब 0.5 बच्चे हो नहीं सकते, लेकिन अगर 0.5 कर दिया तो देखिए वैल्यू डबल हो गई है, वैल्यू कितनी डबल होगी, 100 से 200 पहुंच गया है। इसका मतलब जैसे जैसे y मतलब डिनोमिनेटर स्मॉल होता जाएगा आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे y बड़ा होता जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन छोटा होता जाएगा। वैसे ही अगर होता है, अगर पिकनिक में आप पिकनिक जा रहे हैं और लोग ज्यादा होते हैं तो आपको जो पर हेड चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन अगर पिकनिक में लोग कम होते हैं तो जो पर हेड चार्जेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी टोटल जो कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट है, बस जो लोग हैं या डिनोमिनेटर है वो वेरिएबल है। अब नाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करते हैं। Some students planned a picnic. The budget for the food was 480. As 8 of them failed to join the party, the cost of each member increased by 10. अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए पार्टी को, इसलिए पर हेड कितना 10 रुपीज बढ़ गया है प्राइस। मतलब जब लोग कम हो रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हमें बताना है कि कितने बच्चे एक्चुअल में गए थे पिकनिक पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें नहीं पता स्टूडेंट्स कितने लोगों ने मेनली प्लान किया था, तो लेट द स्टूडेंट्स हु प्लान्ड द पिकनिक इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं कि जितने लोगों ने प्लान किया था दे आर एक्स। अब बजट हमारा कितना था, बजट था हमारा 480 रुपीज। नाउ अब कंट्रीब्यूशन हम पर हेड जानने की कोशिश करेंगे। सो नाउ द कंट्रीब्यूशन विल बी 480 डिवाइड बाय x। दिस विल बी द कंट्रीब्यूशन इन रुपीज। ये रुपीज का साइन लिखना इंपॉर्टेंट है, हर चीज की यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे नंबर होते हैं, हाफ नंबर फॉर यूनिट्स इन द क्वेश्चन।
नाउ अब हमने देखा जो हमारी कंडीशन दी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हम किसी कंडीशन की बात करने वाले होते हैं हम उसमें लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग द पार्टी, कि एक्चुअली में कितने बच्चों ने पार्टी ज्वाइन की, वो कितने थे, 8 बच्चे कम हो गए, तो x माइनस 8 स्टूडेंट्स ज्वाइन द पार्टी। तो नाउ इनका कंट्रीब्यूशन जो है, न्यू कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 480 अपॉन x माइनस 8 रुपीज। अब आप देखिए, आपको पता चलेगा कि न्यू कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन ओल्ड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि x माइनस 8 इज लेस देन x, क्योंकि x में से 8 कम हो गया, इसलिए x माइनस 8 तो छोटी वैल्यू है, इसका मतलब न्यू कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया है, और हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो सही है। अब देखिए, क्वेश्चन आपको हर वक्त पे गाइड करता रहेगा और आपकी इक्वेशन भी क्वेश्चन ही चेक करेगा। एक्चुअली हमें जो क्वेश्चन बताता है, हमें क्वेश्चन सब कुछ बता देता है एक प्रॉब्लम के बारे में, बस आंसर नहीं बताता है जो हमें खुद ढूंढना होता है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 is equal to 0, x minus 24, x plus 16 is equal to 0, x is equal to 24 comma minus 16। अब हमारी फिर से वही आ गई, हमारी कंडीशन थी कि हम देखेंगे आखिरी में कि द मैथमेटिकल आंसर इज इट इक्वल टू द प्रैक्टिकल आंसर, बट इधर हमने देखा कि -16, बट x क्या है, x है स्टूडेंट्स हु प्लान द पिकनिक, तो जो स्टूडेंट्स है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए -6 हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और 24 विल बी आवर आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, 24। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक। वेंट मतलब ज्वाइन द पिकनिक, तो क्या है x माइनस 8, इसका मतलब x हमें क्या आ गया, 24 माइनस 8 is equal to 16, therefore 16 students went for the picnic or joined the picnic, और हमारा आंसर क्या आ गया, 16। और ये देखिए ICSE 2008 का क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आता है जो होता है एज कॉन्सेप्ट पे। एज कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो हर बुक में आपको, या CBSE हो ICSE हो, ये तो सबके ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और ये तो जरूर आते ही आते हैं एग्जाम में। इनकी प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होती है कि ये आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लें तो आपके पेपर में 4 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो अब देखिए आपको इस वीडियो से कितना फायदा हो रहा है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है, इसके लिए आपको थोड़ी थिंकिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आप ये एक बार में ही समझ जाएंगे, एक बार आप देखिए वीडियो को, नहीं समझ आए फिर से देखिए और अपने आप से ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि ट्राई करने से ही आप समझेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने इसके कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं जिसके थ्रू आप हर प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। अगर आप इन्हीं स्टेप्स के थ्रू अप्रोच करेंगे हर प्रॉब्लम को, तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है आपको खुद में खुद हिंट देगा और आपको आंसर तक पहुंचाएगा। तो चलिए नाउ लेट्स सी द स्टेप्स टू डू दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे छोटा होगा क्वेश्चन में दिया गया होगा, जैसे सन दिया जाता है, चाइल्ड दिया जाता है, उन सब की एज को ही हम x मानेंगे, इसलिए क्योंकि बाकियों की एज इन पे डिपेंडेंट होती है। तो हम हमेशा जो सबसे छोटी होगी या जिस पे सब चीजें डिपेंडेंट होंगी उसको हम क्या मानेंगे, x। अब हो सकता है कि आपको दिया जाए कि एक बच्चा है वो 5 साल पहले इतने साल का था और अब 10 साल बाद उसका डबल हो गया है, तो जो 5 साल वाले पहले की एज थी हम उसे x मानेंगे। तो ये यहाँ दिया गया है। हो सकता है ये क्वेश्चन में दिया, हो सकता है ये क्वेश्चन में दिया हो सकता है दोनों दिए हो, इसलिए जो भी इनमें से आपको एप्रोप्रिएट लगेगा आप उसे x मानेंगे क्वेश्चन को रीड करके, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। ऑलवेज डील विथ प्रेजेंट एजेस। अब प्रेजेंट एजेस से इसलिए डील करना है कि दिया गया कि पिछले 5 साल पहले बच्चा था x साल का, अब 5 साल बाद बच्चा हो गया x प्लस 5 का, और उसके 10 साल बाद क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब देख रही है प्रेजेंट एज का स्क्वायर हुआ है। अगर आप पास्ट की एज में ही डील करते तो आप इस आंसर तक पहुंच ना पाते, आपको लगता कि x से कितना हो गया है, x स्क्वायर। इसलिए हम ऑलवेज डील करेंगे
प्रेजेंट की एजेस में। जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंट की एज कितनी है उसके हिसाब से आगे का क्वेश्चन अप्रोच करेंगे। और फिर मैं कहूंगा आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़नी है, हो सकता है ये कभी एप्लीकेबल हो कभी ना हो, वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आएगा। अब आता है व्हेन ईयर्स आर इंक्रीज्ड द एज इंक्रीजेस। बहुत सारे बच्चे होते हैं जब क्वेश्चन में लिखा होता है 5 years ago तो उसमें वो लोग x माइनस 5 करते ही नहीं है, वो डायरेक्ट उसे x ही मान लेते हैं, जो बहुत एब्सर्ड होगा, बहुत रॉन्ग हो गया। लिखा होता है 10 years आफ्टर तो उसमें x प्लस 10 करते ही नहीं है, तो ये बहुत सिली मिस्टेक है, तो इसे ना करें। अगर जैसे ही साल बढ़ाए गए हैं तो उसके साथ आपकी एज भी बढ़ेगी। उसके बाद कंडीशन जो दी गई होगी कि किन्हीं बच्चे की और उसकी मदर की कंडीशन दी होगी, तो उसके हिसाब से आपको क्वाड्रेटिक बनानी है और फिर उसे सॉल्व करना है। अब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हो सकता है बच्चे की एज कभी कभी -6 -8 आ जाए, तो वो अगर आएगी तो आप इसे रॉन्ग कर देंगे और पॉजिटिव वाली एज को लेके चलेंगे। अब हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव आए, +24 और +15, और फादर की एज दी गई है +23। तो आप देखेंगे कि ये 23 ईयर्स का पेरेंट्स है, तो इनका बच्चा 24 का कैसे हो सकता है? पेरेंट्स से बड़ा थोड़ी ना होगा बच्चा, इसीलिए एज क्या मानेंगे हम करेक्ट? 15। तो मैंने आप सबको पॉइंट दे दिए हैं, इन सब पॉइंट्स को देखिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन में एप्लीकेशन करिएगा। तो देखिए इसका भी आज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आईसीएसई में आए हुए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं आपको एक एक करवा दे रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई इसी टाइप का क्वेश्चन फंसेगा या कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में आए, एक बार आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। 5 years ago a woman's age was square of her son's age. Then 10 years hence, मतलब after 10 years, her age will be twice that of her son's age. Find the age of the son 5 years ago and the present age of the woman. So now इस क्वेश्चन को एक राइटिंग का भी तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें 5 years ago के बारे में बात की गई है, तो हम अपने सॉल्यूशन में भी लिखेंगे 5 years ago, और यहाँ लिखेंगे सन कितने ईयर्स का था? x ईयर्स का था, और उसकी वुमेन, अब क्वेश्चन में वुमेन दिया है तो वुमेन ही लिखेंगे, यहाँ आप मॉम मत लिख दीजिएगा, नो मॉम इज रॉन्ग। अगर क्वेश्चन में वुमेन दिया है तो वुमेन ही लिखना है। वुमेन कितनी? x² ईयर्स। अब दिया गया है 10 years hence, आफ्टर 10 years, तो ये 10 years 5 साल पहले से नहीं है, ये 10 years प्रेजेंट से है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलवेज डील विद प्रेजेंट एजेस, क्योंकि देखिए 10 years फ्रॉम द प्रेजेंट एज की बात की गई है, तो नाउ इन प्रेजेंट एज सन कितने साल का हो जाएगा? x + 5, क्योंकि इनके बीच कितना टाइम गैप है? 5 years का टाइम गैप है। नाउ वुमेन की एज कितनी हो जाएगी? वुमेन की एज हो जाएगी x² + 5 years। ईयर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट के हाफ नंबर होते हैं। ओके, सो अब लिखेंगे हम लोग आफ्टर 10 years सन कितने साल का हो जाएगा? सन हो जाएगा x + 5 + 10 years का, मतलब x + 15 years का। अब वुमेन की बात आई, वुमेन कितने ईयर्स की हो जाएगी? तो होगा x² + 5 + 10 years की, मतलब x² + 15 years की हो जाएगी। कौन? वुमेन। अब हमें दी गई है क्या? कंडीशन। अब उस कंडीशन को जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + 15 is equal to 2x + 15। x² - 2x - 15 is equal to 0, x - 5 x + 3 is equal to 0, x is equal to 5, -3। अब देखिए एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम -3 को तो रॉन्ग कर देंगे एंड 5 इज द आंसर। इजी। अगर आपको ये ना पता होता तो हो सकता है कुछ बच्चे -5 को लेके आगे बढ़ जाते, लेकिन वो एक बहुत ही गलत अप्रोच होती और आंसर्स गलत हो जाते। अब नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है?
फाइंड द एज ऑफ द सन 5 years ago। 5 years ago उसकी एज कितनी थी, x थी, और x हमारा आंसर क्या है 5, मतलब 5 साल पहले वो बच्चा 5 साल का था। और प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, प्रेजेंट एज क्या थी x स्क्वायर प्लस 5, x क्या है 25 प्लस 5 इज इक्वल टू द वुमेन प्रेजेंट एज इज 25 प्लस 5 इट इज 30 years, और हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन वैसे तो मुश्किल नहीं था, ना ही क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मुश्किल था, ना ही और कुछ, केवल इसमें एक ही चीज थी, वो था इसका कॉन्सेप्ट और थिंकिंग। 2007 का क्वेश्चन अगर आप होते तो आपके कितने होते, +4। ओके, अब हमारा एक और बहुत ही ज्यादा, मतलब ये क्वेश्चन तो आता ही आता है और कई बार इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, और ये सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा इसका कॉन्सेप्ट बताना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। सो दिस इज कॉल्ड द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कॉन्सेप्ट। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम मतलब नहीं होता कि कहीं पहाड़ पे चढ़ाई हो रही है, नहीं, एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं ये फिजिक्स से निकल के आए हैं, तो इनका मीनिंग भी फिजिक्स में है। अपस्ट्रीम मतलब है किसी भी चीज के जब आप फ्लो को अपोज करते हैं या उसके अगेंस्ट होते हैं तो उसे कह रहे हैं हम अप, और जब उस फ्लो के हम साथ रहते हैं, मतलब फ्लो विद फ्लो चलते हैं, तो उसे हम कह रहे हैं डाउन। इसलिए अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे आपने ये देखा होगा इस फोटो में, फोटोग्राफ नंबर 2 पे, यहाँ जो वाटर आ रहा है वो भी बोट के साथ है। मुझे नहीं पता ये विजिबल है, मैं कलर एक बार चेंज करता हूं। ओके, तो अब ये विजिबल है, हाँ। तो जो वाटर के साथ ही आ रहा है स्विमर, तो वाटर की अगर वेलोसिटी हम x माने और ये जो बोट है इसकी वेलोसिटी y लेते हैं, तो अब जब देखिए जो बोट लगा रहा है इसको अपना फोर्स कम लगाना पड़ेगा क्योंकि वाटर के साथ है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो इस बोट की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये रो कर रहा है y से और जो वाटर की वेलोसिटी वो है x, तो बोट की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी x प्लस 5। अब आते हैं पिक्चर नंबर 1 पे। पिक्चर नंबर 1 इज एन एग्जांपल ऑफ अपस्ट्रीम, इसीलिए क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमें करंट से पता चलता है कि जो वाटर का डायरेक्शन है वो है अपोजिट टू द रोइंग डायरेक्शन। वुमेन रो लेफ्ट साइड कर रही है लेकिन वाटर राइट साइड जा रहा है इन द पिक्चर। तो अगर हम माने वाटर की स्पीड है x एंड वुमेन की रोइंग की स्पीड है y, तो द स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी, अगर वुमेन आगे जा रही है और वुमेन आगे जाएगी तभी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हम लोग कहेंगे बोट की स्पीड कितनी होगी y माइनस x, क्योंकि अगर y विल बी लेस देन x तब तो ये बोट आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसको स्पीड से और स्पीड से रो करना पड़ेगा जिससे ये वाटर के फोर्स को बैलेंस कर पाए, इसलिए y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन x, नहीं तो फ्लड की कंडीशन आ जाएगी। अगर फ्लड में कोई बोट लेके जाता है तो वो बह जाता है, बिकॉज y विच इज स्पीड ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रोइंग। अगर ऐसे में अगर कोई बाहर जाएगा तो वो क्या बह जाएगा। सो नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में पता होने चाहिए। पहले अपस्ट्रीम लिखते हैं, एक ऐसी टेबल बना लीजिए अभी मेरे साथ जिससे आपको ये पॉइंट्स याद रहें। वो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था वो केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपस्ट्रीम मतलब फर्स्ट अगेंस्ट, अपस्ट्रीम मतलब आप याद रखिए अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, एंड डाउनस्ट्रीम मतलब विद वाटर या फिर विद द फ्लो ऑफ वाटर। Now second, the speed of boat, v of boat will be equal to v of rowing, rowing कह लीजिए या फिर आप उस man या woman कर लीजिए, minus v of water, and in downstream the velocity or the speed of boat will be v of rowing plus v of water। तो आपको हमेशा याद रखना है कि velocity of boat when it is in upstream will always be less than velocity of boat in downstream। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं आते हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए जब आप वेलोसिटीज रखें तो आप ये याद रखें कि बोट की वेलोसिटी अपस्ट्रीम विल बी ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम।
क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें माइनस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, प्लस। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग किसकी, टाइम की। अब देखिए टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपने देखा है कि स्पीड किसकी ज्यादा है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है। तो अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस जितना भी हो वो कम समय में उसे कवर करेगी। तो टाइम इन अपस्ट्रीम upstream will always be greater than time in downstream, क्योंकि हमारी स्पीड ज्यादा है डाउनस्ट्रीम में, इसलिए जितना भी रास्ता होगा हम जल्दी कवर करेंगे। अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड स्लो है, इसलिए जितना भी टाइम होगा वो ज्यादा ही लगेगा, किससे, डाउनस्ट्रीम से ज्यादा लगेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, इसे भी याद कर लीजिए। अब थर्ड आता है, थर्ड थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। थर्ड आता है कि जो आदमी थक जाएगा, मतलब वी कैन कॉल इट फैटिग। फैटिग इन अपस्ट्रीम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डाउनस्ट्रीम, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में हमारे साथ वाटर का भी फोर्स है, लेकिन अपस्ट्रीम में हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए फैटिग क्या होगा, ग्रेटर होगा अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से। तो हमारे जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ये लगेंगे। सो नाउ अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Sonal can row a boat at a speed of 5 km per hour. If it takes her 1 hour more to row a boat 5.25 km upstream than to return downstream, find the speed of the stream. एक मिनट, ओके। सो नाउ अब हमें पता करना है क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम इसी को x मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x। अब हमने देखा स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो सकती है, हम अपस्ट्रीम जा पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी स्पीड जो है स्ट्रीम से ज्यादा है, और स्ट्रीम की भी कुछ स्पीड है, इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड 0 से ज्यादा है। Therefore the speed of stream, that is x, is greater than 0, greater than, not greater equal to, it is greater than 0 but it is less than what, it is less than r velocity। अगर उसे y मान लेते हैं तो it is less than, क्योंकि अगर x बड़ा हो जाएगा y से तो फिर क्या होगी, फ्लड की कंडीशन आ जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्लड की कंडीशन आ जाएगी नाउ। और इसमें y क्या है, इसमें y है 5, तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, 0 से बड़ा है x लेकिन 5 से छोटा है, ये कंडीशन है। ये तो जस्ट था एक जनरल आपको समझाने के लिए, जस्ट द कॉन्सेप्ट। नाउ इसमें भी अब हम दो करके अलग अलग उसके कॉलम बनाएंगे, अपस्ट्रीम, और इसमें लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू, अब अपस्ट्रीम है तो अपोज कर रही है, मतलब 5 माइनस एक्स, एंड द टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स, दैट इज द स्पीड आर। आर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया यूनिट पे हाफ मार्क्स मिलते हैं। अब आता है डाउनस्ट्रीम, ऐसे करके आपको भी कॉलम बनाने हैं जिससे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहता है, जो पढ़ता है उसे भी समझ में आता है। स्पीड ऑफ बोट विल बी इक्वल टू 5 प्लस एक्स, डाउनस्ट्रीम है इसलिए क्या हुआ प्लस, और देखिए 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स, इससे हमारी इक्वेशन भी चेक हो गई कि हम जो भी इक्वेशन बना रहे हैं वो सही है। अब हम देखेंगे टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स, और इससे हमें ये भी पता चल गया टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज ग्रेटर, नो इट इज स्मॉलर देन टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन लिखेंगे 5.25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स प्लस 1, 5 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसकी इक्वेशन बना देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 42x इज इक्वल टू 0, x माइनस 2, 2x प्लस 25
इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमारा x क्या क्या आएगा, कहाँ लिख दूं, इधर लिख देता हूं। x इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 25/2। अब हमने देखा कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट -25/2 इज लेस देन 0, तो हमने ये कट कर दिया एंड आवर आंसर इज 2। Therefore, the speed of stream is 2 kilometers per hour. Units are very important. Okay, so आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। ये थे हॉट्स क्वेश्चन, कुछ और हॉट्स क्वेश्चन हैं जो मैं अगले वीडियो में लूंगा। टिल देन इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए उनको एक बार रिवाइज कीजिए और थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हुए चलिए साथ ही में कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जब हम लोग PYQs लगाएंगे तो आपको ये पूरे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, उनके नोट्स जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं केवल उनको देख के PYQs सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।